नमस्कार दोस्तों। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों टॉपिक का नाम रहेगा सूचीकरण के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग या थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग। जी दोस्तों, यानी कि जब हम कैटलॉगिंग करते हैं तो उसके समय जो हमारी सावधानियां या फिर हमारे सामने समस्या या फिर हमें जो ध्यान रखने योग्य बातें होती है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों क्या, सूचीकरण के सिद्धांत। क्या रहेगा दोस्तों? सूचीकरण के सिद्धांत। सूचीकरण के सिद्धांत, ठीक है। यानी जब हम सूचीकरण करते हैं दोस्तों, सूचीकरण करते हैं, हमने एक दो टॉपिक में पहले समझ लिया था सूचीकरण क्यों करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, और ये भी समझ लिया था सूचीकरण क्या होता है दोस्तों। जब हम पुस्तकालय के अंदर सूचीकरण करते हैं तो सूचीकरण के समय हमारे ध्यान रखने योग्य क्या, ध्यान रखने योग्य काम या ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बात या फिर कह दें सावधानी रखना। सूचीकरण के समय दोनों दोस्तों जो सावधानी रखनी पड़ती है वो ध्यान रखने योग्य बात, साथ में सूचीकरण के समय सावधानी रखने योग्य बात या सूचीकरण के समय उत्पन्न समस्या या सूचीकरण के समय उत्पन्न समस्या, क्या उत्पन्न समस्या, ये तीन चीजों पे आधारित दोस्तों सूचीकरण के सिद्धांत है। सूचीकरण के सिद्धांत क्यों आए, आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझाऊं। आप किसी भी किताब के अंदर पढ़ोगे तो आपके अंदर दोस्तों एक अप्रोच डेवलप नहीं होगी, वो अप्रोच होगी कि सूचीकरण के सिद्धांत क्यों आए। आप रट सकते हो कि सूचीकरण के सिद्धांत इतने प्रकार के हैं, इसने दिए ये है लेकिन उसका एक है जो अप्रोच डेवलप करनी होती है दोस्तों। अप्रोच डेवलप करने से क्या होता है कि आपके अंदर एक समझ बैठ जाती है, और फिर कैसा भी क्वेश्चन ऊपर नीचे घुमा के कैसा भी आए ना दोस्तों, आप क्या गलत नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपकी कोशिश करता हूँ अप्रोच डेवलप करने की। अप्रोच ये है कि दोस्तों आपसे पूछे, यदि कॉमन सेंस की बात करें कि सूचीकरण के सिद्धांत क्यों आए, तो सूचीकरण के सिद्धांत दोस्तों ये आए कि ध्यान रखने योग्य, यानी हम सूचीकरण करते हैं तो हमको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसलिए आई, ठीक है, कि भाई सूचीकरण जो आदमी कर रहा है उसको किस प्रकार से बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी किस प्रकार की बातों का, यानी कि मान लो किसी शीर्षक बनाते हैं हमें, ठीक है। अभी जब हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे तो सब बात करेंगे दोस्तों, एक बार आप कर तो इस बात को समझ लो। शीर्षक है दोस्तों टाइटल, क्या टाइटल, टाइटल जब हम बनाते हैं तो दोस्तों टाइटल बनाते समय हमारे सामने कभी कभार क्या होता है, दो या दो से अधिक लेखक आ जाते हैं, दो या दो से अधिक लेखक आ जाते हैं, क्या आते हैं, लेखक, ऑथर आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें क्या सावधानी रखनी है कि इन दोनों ऑथर को एक बराबर समान महत्व दिया जाए। क्या दिया जाए दोस्तों? समान महत्व दिया जाए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि भाई हमें इस बात का क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। और समस्या, समस्या दोस्तों ये है कि मान लो कि आप सूचीकरण करते हो तो सूचीकरण में सावधानी क्या रखनी है, कि सावधानी ये रखनी है दोस्तों कि मितव्ययता, मितव्ययता, मितव्ययता मतलब होता है दोस्तों सिंपल भाषा में अंतर बचत होता है। क्या होता है? बचत। यानी आप जो बचत करते हो उसको दोस्तों एक सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, मितव्ययता कहते हैं। यानी आप जब सूचीकरण करते हो तब आपके सामने यदि कहीं बचत का ऑप्शन नज़र आता है कि हम इस बचत कर सकते हैं, जैसे मान लो मानव शक्ति के रूप में, यानी आप जहाँ भाई 10 जने कोई काम कर रहे हो, सूचीकरण कर रहे हो, और आपको लगता है कि मैं इस ऑप्शन के द्वारा इस सूचीकरण जो कार्य कर रहा है वो 10 की जगह 5 आदमी भी उस काम को कर सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, मितव्ययता यानी बचत कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार की यानी धन के रूप में हो सकती है, मानव संसाधन के रूप में हो सकती है, या तकनीकी रूप से हो जाती है। इस प्रकार की जो दोस्तों बातें होती है वो किस में आती है, सावधानी रखनी होगी, यानी कि आपको इसमें सावधानी रखनी है कि आप किस प्रकार से सूचीकरण के द्वारा मतव्ययता कर सकते हो, ठीक है। बात आगे आती है दोस्तों सूचीकरण के समय उत्पन्न समस्या। उत्पन्न समस्या कैसे होती है कि आप सूचीकरण करते हो तो दोस्तों उस समय क्या उत्पन्न हो जाता है कि कई बार क्या होता है, सूचीकरण के जो सिद्धांत होते हैं या फिर जो थ्योरी होती है सूचीकरण की,
उस थ्योरी के अंदर दोस्तों दो सिद्धांत एक दूसरे के सामने सिमिलर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे सिमिलर खड़े होते हैं तो हम कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं दोस्तों कि क्या किस बात को माने कि ये सही है या ऐसी है, इसको फॉलो करना चाहिए या इसको फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार की जो दोस्तों समस्या आती है उससे निजात पाने के लिए दोस्तों किसका काम किया गया है, सूचीकरण के सिद्धांत के, ठीक है। इसमें एक अर्थ निर्णय का सिद्धांत भी आएगा दोस्तों। सूचीकरण समय जो उत्पन्न समस्या होती है उसके लिए दोस्तों कौन सा सिद्धांत होता है, अर्थ निर्णय का सिद्धांत होता है। वो दोस्तों हमें यही बताएगा कि जब दो सिद्धांत एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, एक दूसरे के प्रबलता के रूप में खड़े हो जाए, तो दोस्तों उसको प्राथमिकता देनी चाहिए जो तर्क संगत या न्याय संगत हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके अंदर एक अप्रोच, जो बेसिक अप्रोच होती है कि सूचीकरण के सिद्धांत क्यों आए, क्यों दिए गए हैं पुस्तकालय विज्ञान में, आई थिंक आपके अंदर ये डेवलप हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सूचीकरण के सिद्धांत कितने हैं और उनके अंदर बातें कौन कौन सी है और जो एग्जाम की दृष्टि से आ सकती है वो आपको मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन भी करूँगा कि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है और वर्तमान में एग्ज़ाम जो होने वाला है भविष्य के अंदर उसके अंदर भी आ सकता है। चलो दोस्तों बात करते हैं कि सूचीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश की बात करें दोस्तों अपने सिंपल भाषा में तो उसका सूचीकरण का सिद्धांत था, और यदि आपको भाई हिंदी में बात कर ली जाएगी सूचीकरण का सिद्धांत, जब आप इंग्लिश में भाई ट्रांसलेशन करोगे सर सूचीकरण सिद्धांत इसमें, तो कई दोस्तों कई जगह ये थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग लिखा हुआ आता है, ठीक है दोस्तों, थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग लिखा आता है। कई दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग लिखा था, क्या था, ठीक है। तो आपको एक है बेसिक बात पता होनी चाहिए कि आपको ये फिर सिलेबस के टाइम ये नहीं होना चाहिए कि सर ये हमारे टॉपिक तो वही नहीं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए थ्योरी ऑफ कैटलॉग या प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉग या सूचीकरण के सिद्धांत दोस्तों, ये जो अपने तीन नाम हैं अलग अलग वो एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से सिद्धांत है। यदि हम पहली सिद्धांत की बात करें या फिर इससे पहले कर लेते हैं कि सूचीकरण, एक लाइन और लिख लेते हैं आपको ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आपको याद अच्छे से हो जाए। सूचीकरण या फिर ऐसा रंगनाथन ऐसा रंगनाथन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों सूचीकरण के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सूचीकरण को वैज्ञानिकता प्रदान करने हेतु सूचीकरण के सिद्धांत दिए। यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए दोस्तों कि ऐसा कौन सा व्यक्ति थे जिन्होंने सूचीकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया सर्वप्रथम, तो दोस्तों यदि सूचीकरण के सिद्धांतों के प्रतिपादन की बात आए तो आपको क्या बताना है, एस.आर. रंगनाथन का बताना है। तो एस.आर. रंगनाथन ही दोस्तों उन्होंने सूचीकरण के सिद्धांत दिए, जो सूचीकरण के समय अभी हमने बात की थी कि मितव्ययता की बात हो, बचत की बात हो या समस्या की बात हो या प्रधानता की बात हो, उन सब बातों का हमें सूचीकरण के समय ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं एक एक सूचीकरण के सिद्धांत को कि उनके अंदर क्या विशेष बातें हैं, ठीक है। फर्स्ट देखें तो दोस्तों उसे कहते हैं निष्पक्षता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, निष्पक्षता का सिद्धांत। निष्पक्षता यानी दोस्तों न्यूट्रली जो रहता है, या फिर इसे कह दो लॉ ऑफ इम्पार्टिलिटी, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं निष्पक्षता का मतलब ये आता है दोस्तों, यानी क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, समान रूप से एक समान महत्व देता है। इसमें देखो कोई बात क्या आती है निष्पक्षता के सिद्धांत पे कि इस सूत्र के अनुसार यदि शीर्षक बोले तो दोस्तों टाइटल, यदि शीर्षक यानी टाइटल
मैं मैं शीर्षक के रूप में के शीर्षक के रूप में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक लेखक दावेदार हो तो उनको निष्पक्ष रूप से समान रूप से महत्व देना चाहिए। निष्पक्ष रूप से समान मात्रा में प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? निष्पक्ष रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। एक लेखक यदि एक पुस्तक के दो लेखक हो तो दोस्तों समान में तो देना चाहिए, ये बात तो हमारी आ गई है। और निष्पक्षता सिद्धांत दोस्तों इस प्रकार है कि यदि आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि निष्पक्षता का सिद्धांत यदि वो दे दे इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है ये इस तर्क संगत को पूरी तरह से सही घोषित कर सकता है कि एक पुस्तक यदि दो लेखक हो या एक से अधिक दो दावेदार हो किसी वस्तु के या पुस्तक के, तो उसमें समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको सीधा उत्तर होना चाहिए क्या? अपने निष्पक्षता का सिद्धांत। क्या? निष्पक्षता सिद्धांत है। लॉ ऑफ इम्पैरिलिटी के दोस्तों यही कहता है कि यदि किसी पुस्तक के दो लेखक है, ठीक है, आपको मैं एंट्री करवाऊंगा दोस्तों जब अपने AACR और CC पढ़ेंगे तो उसके अंदर दोस्तों अपनी एंट्री आएगी। क्या आएगी? एंट्री आएगी। उस एंट्री के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे दोस्तों। यदि किसी पुस्तक के एक लेखक हो, दो लेखक हो, तीन लेखक हो, यदि पुस्तक के लेखक नहीं हो, उसको ओनली फॉर एडिटर हो, इस प्रकार जितनी भी अपने सामने जो बातें आएगी दोस्तों उसको अपनी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन आप तो एक बार ये समझो कि यदि किसी पुस्तक के दो लेखक है, ठीक है, तो उस प्रकार से यदि कोई समस्या हमारे सामने आ जाती है कि हमारे सामने द्वंद्व खड़ा हो जाता है कि दो लेखक है और हम किसको समान महत्व दिया जाए, तो दोस्तों समान महत्व देने की बात आई तो इस प्रकार के सूत्रों के अंदर हम निष्पक्षता का सिद्धांत काम में लेंगे। ठीक है। निष्पक्षता यदि किसी के अंदर रखनी है तो दोस्तों दो लेखक आए तो उनमें रखनी है। ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सिद्धांत लेते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे। तो अपने साम्य रूपता का सिद्धांत। क्या दोस्तों? साम्य रूपता का सिद्धांत। साम्य रूपता का सिद्धांत। साम्य रूपता का सिद्धांत, या फिर इसको इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है। यानी दोस्तों सिमिलरिटी जहाँ बात आती है तो हमें सब एक मन के अंदर एक सब अपने बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि साम्य रूप तक बातें नहीं है, समान रूप से महत्व। ये दोस्तों एक निष्पक्षता से मिला जुला हुआ है। यदि आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है अपने निष्पक्षता से मिला जुला प्रतीत होता है, तो दोस्तों वो साम्य रूपता का सिद्धांत होगा। ठीक है। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन ऐसे बनाए तो दोस्तों आप अपने पहले ऑलरेडी प्रिपेयर रहना ताकि अपने बिना सोचे समझे ही टिक कर सकें। ठीक है। अब इसके अंदर क्या बातें आती है, क्या सिद्धांत के अंदर है जिसको हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों उसको देखते हैं कि दो पक्ष एक दूसरे के प्रतिरूप है। एक दूसरे के प्रतिरूप यानी दोस्तों एक दूसरे के सामने खड़ा रहना, एक समान प्रतिरूप से विचार किए जाते हैं तो एक की तरह दूसरे को भी महत्व देना चाहिए। दूसरे को भी महत्व देना
चाहिए। ठीक है, यानी जब आप कोई आपके सामने ऐसी स्थिति हो जाए कि दो पक्ष है, जैसे कोई पुस्तक के लेखक से संबंधित हो या फिर अपने कोई संस्करण से संबंधित हो या फिर एडिटर से संबंधित हो, इस प्रकार की यदि आपके सामने दो पक्ष आ जाए ए और बी मान लो, यदि आपको लगे कि ए पक्ष इम्पोर्टेंट है, फिर भी आपको क्या दूसरे पक्ष को भी एक समान महत्व देना चाहिए। जैसे आप क्या मान लो कि जब आप एक पुस्तक लिखते हो तो एक यानी फेमस एक ऑथर होता है, जैसे मान लो दो ऑथर है, एक का नाम है दोस्तों यानी विकास और एक का नाम है दोस्तों सुनील। ठीक है, विकास और सुनील, विकास मैं हूँ दोस्तों, सुनील मेरा अपने यहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो साहब है। मान लो दो ऑथर हैं और दो ऑथर हैं तो दोस्तों मान लो विकास एक जो ऑथर है वो बड़ा फेमस है, यानी उसकी किताबें उसके नाम से ज़्यादा चलती है, लेकिन सहायता के लिए दोस्तों उसके साथ में कौन सा ऑथर है, सुनील। तो मान लो अब जब टाइटल बनेगा तो दोस्तों वो क्या है कि जब किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है ना उसके अकॉर्डिंग टाइटल बनाते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कोई भी साहित्य है तो दोस्तों वो उसके नाम से ज़्यादा टाइटल बनते हैं क्योंकि वो फेमस ज़्यादा है। ठीक है, तो लोग उसकी सीधी पुस्तक मांगेंगे तो वहाँ क्या बोलेंगे, मुंशी प्रेमचंद की ये किताब दो। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि विकास ज़्यादा फेमस है तो विकास नाम से मेन एंट्री बनेगी, टाइटल बनेगा। लेकिन सुनील को भी तो दोस्तों समान महत्व देने जाना, क्योंकि ये भी तो दोस्तों साथ में ऑथर है, तो इसके लिए दोस्तों एक जो ग्रंथ पर सूची एक अलग जो एक है बुक के लिए दोस्तों एक अलग जब एंट्री बनती है ना, तो उस एंट्री के अंदर सुनील के लिए दोस्तों एक अलग एंट्री बनेगी, जिससे क्या दोनों के साथ में एक समान रूप से महत्व दिया जा सके। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि आगे का क्या लो है और उसके अंदर क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों अपने 3 नंबर की बात आती है तो वो दोस्तों कहता है अर्थ निर्णय का सिद्धांत। क्या, अर्थ निर्णय का सिद्धांत, अर्थ निर्णय का सिद्धांत। निर्णय एक आता है तो दोस्तों आप सब जैसे न्यायालय का निर्णय आता है तो आप क्या समझते हो दोस्तों, यानी जो उसने बोल दिया वो फाइनल है। तो ठीक है, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब दोस्तों जो बीच का कार्य करता है, यानी बीच में जैसे मान लो ए और बी के अंदर झगड़ा हुआ है, ए और बी के अंदर झगड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच में यानी कौन सही व्यक्ति है और कौन सही व्यक्ति नहीं, इन दोनों के बीच के अंदर जो निर्णय करने वाला होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, निर्णयकर्ता बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार ये सूत्र क्या करता है दोस्तों कि दो उपसूत्र के बीच में यदि ऐसा झगड़ा होने लग जाए कि किसको सही माने और किसको नहीं माने, यदि इस तरह की द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो दोस्तों द्वंद्व की स्थिति के अंदर हम किसका सहायता लेते हैं, अर्थ निर्णय की सहायता लेते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं और अर्थ निर्णय के सिद्धांत में दोस्तों क्या बात आएगी, ये कानूनी स्वरूप की तरह है दोस्तों। अभी बताया था आपको, समझाया था, तो ये कानूनी स्वरूप की तरह है। क्या है, कानूनी स्वरूप की तरह है। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कानूनी स्वरूप की तरह है। साथ ही दोस्तों ये क्या, यदि दो सूचीकरण सिद्धांतों के मध्य यदि दो सूचीकरण सिद्धांतों के मध्य यदि दो सूचीकरण सिद्धांतों के मध्य संघर्ष क्या हो जाए दोस्तों, संघर्ष उत्पन्न हो जाए, संघर्ष हो तो उसे संघर्ष की समस्या का समाधान, तो उसे संघर्ष की समस्या का समाधान अर्थ निर्णय के सिद्धांत से करते हैं। कैसे करते हैं, अर्थ निर्णय के सिद्धांत से करते हैं, सिद्धांत से करते हैं। आपको दोस्तों मतलब इसका समझ में आ गया होगा, यानी कि जो सूचीकरण से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती है दोस्तों
और उनके मध्य कोई संघर्ष जैसी द्वंद्व जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार की जो समस्या का समाधान हमें दोस्तों जो सामना करना पड़ता है समस्या का, उस समस्या के दौरान दोस्तों हम अर्थ निर्णय का जो सिद्धांत होता है उसके अंदर जो रूल लिखे हुए होते हैं कि अर्थ निर्णय के अंदर क्या रूल दे रखे हैं, उस रूल को देख के दोस्तों हम क्या है कि उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। आप सोच रहे हो दोस्तों ये 3-3 4-4 लाइनें दिखे रखी है उसके अंदर से कैसे समस्या नहीं दोस्तों, ये विस्तृत सिद्धांत है। ये तो एक सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज है कि भाई यदि दो सिद्धांतों के बीच में झगड़ा हो तो अर्थ निर्णय से हम देख के बाहर आ सकते हैं। अर्थ निर्णय को देखोगे तो दोस्तों उसके अंदर बहुत चीज़ें लिखी होती है और उन चीज़ों के माध्यम से हम क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर यही इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि दो सिद्धांतों के मध्य यदि या दो पक्षों के मध्य यदि संघर्ष या द्वंद्व की स्थिति भी हो तो आप किस सिद्धांत के माध्यम से समस्या का समाधान कर सकते हो, तो दोस्तों वो सीधा उत्तर होगा उसका अर्थ निर्णय का सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार है। और बात की जाए दोस्तों अपने नेक्स्ट सिद्धांत की, तो दोस्तों उसको लेते हैं अपने मित व्ययता का सिद्धांत। मित व्ययता का सिद्धांत, मित व्ययता का सिद्धांत। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ पार्सिमनी। क्या कहते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ पार्सिमनी। ठीक है, मित व्यय का सिद्धांत। मित व्ययता का दोस्तों सिंपल अर्थ क्या हूँ आपको, मित व्यय का अर्थ सिंपल अर्थ क्या है उसका दोस्त होता है बचत करना। क्या करना, बचत करना। यदि आपको बोले कि सूचीकरण के सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सिद्धांत बचत पर आधारित है, तो दोस्तों आपको उत्तर देना है कौन सा, मित व्ययता का सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आ रखे हैं और आपके आने के चांस है सिंपल भाषा में। और बात की जाए दोस्तों इसके अंदर और किसको शामिल कर सकते हैं अपन, यदि इसकी थोड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखने चाहिए तो इसमें दोस्तों यदि ये ऐसे लिखेंगे, यदि किसी कार्य में दो या दो से अधिक नियम हो तो हमें उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, हो तो हमें उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, जो हर प्रकार से मित व्यय, जो हर प्रकार से मित व्यय हो, हर प्रकार से क्या हो दोस्तों, मित व्यय हो। अब मित व्यय के अंदर जैसे कौन कौन से, जैसे मानव संसाधन रूप में कोष्टक में मानव शक्ति या मानव संसाधन, मानव शक्ति या फिर समय या फिर धन की बचत करता हो। यानी सिंपल सा दोस्त मतलब ये है इसका मित व्ययता का सिद्धांत का मतलब कि यदि आप सूचीकरण करते हो, मान लो एक पुस्तकालय के अंदर सूचीकरण कर रहे हो तो वहाँ दोस्तों मान लो 20-30 लोग सूचीकरण कर रहे हैं, और जब साइंटिफिक तरह से यानी वैज्ञानिक तरह से हम सूचीकरण नहीं करते हैं, यानी एक काम की रूपरेखा बनाकर यानी कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो उसको क्या है कि पहले योजना बनाते हैं कि भाई किस तरह से करना है, उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, कितने समय के अंदर करना है, कितने उसके अंदर मैन पावर लगेगी, कितने उसके अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है, इस प्रकार दोस्तों पहले ही निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार के जो योजना बनती है उसको हमें साइंटिफिक अपने प्लान कहते हैं, यानी वैज्ञानिक योजना कहते हैं। लेकिन जब हमारी एक कोई योजना नहीं होती और हम ऐसे ही किसी कार्य को लगने स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ दोस्तों 5 व्यक्ति ज़रूरत होती है और 10 व्यक्ति काम करते हैं, तो दोस्तों हमारी क्या एक मैन पावर होता है, मानव शक्ति होती है, उसका एक हाशिया होता है, साथ साथ हमारा पैसा जो है वो वेस्ट होता है और समय ही साथ में वेस्ट होता है, 3 चीज़ें वेस्ट होती है। इसलिए मित व्ययता सिद्धांत ये बोलता है जब आप सूचीकरण करते हो तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कि इस कार्य के अंदर कितने व्यक्ति कर सकते हैं,
साथ में इस व्यक्ति द्वारा जो कार्य है उसमें कितना समय लगेगा, और साथ ही इस कार्य को करने में कितना धन लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों तीनों रूप में देख के यानी वो मितव्यय लगता है कि हमारे लिए ये काम, ये सिद्धांत ठीक रहेगा, हम इस सूचीकरण को करें और इतने सिस्टम कैसे करें तो हमारा एक तरह से पैसा और धन और ये सब कुछ बच सकता है। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत आता है दोस्तों वो किस मितव्ययता का सिद्धांत। यदि आपसे पूछे बचत का सिद्धांत कौन सा है तो दोस्तों मितव्ययता का सिद्धांत है। ठीक है, एक लास्ट और है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो आता है दोस्तों परिसरण का सिद्धांत है। ये एग्जाम के अंदर आ रखा है 2-3 बार। परिसरण का सिद्धांत है, परिसरण का सिद्धांत है लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है दोस्तों, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस ये आ रखा है और आपके अंदर भी वापस इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों आ सकता है। यदि इसका सिंपल वो किस प्रकार से कह सकता है कि सूचीकरण के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत है पुनः वर्गीकरण और सूचीकरण से संबंधित है, तो दोस्तों सीधा उत्तर लिखना है परिसरण का सिद्धांत, यानी पुनः वर्गीकरण एवं सूचीकरण से संबंधित। पुनः वर्गीकरण एवं सूचीकरण से संबंधित। किस प्रकार कि दोस्तों पुस्तकालय के अंदर कई पुस्तकें होती हैं। क्या होता है? पुस्तकें, कई पुस्तकें होती हैं। क्या होती है? कई पुस्तकें होती हैं। ठीक है, जब कई पुस्तकें होती है, मान लो कि हमने लास्ट 3 ईयर के अंदर हमने कोई पुस्तक नहीं खरीदी। क्या 3 साल में हमने क्या नहीं खरीदी? पुस्तक है वो खरीदी नहीं। क्या नहीं खरीदी? पुस्तक खरीदी नहीं। यदि हमने पुस्तक नहीं खरीदी दोस्तों तो हमारा जो पहले सूचीकरण और वर्गीकरण किया वो पहले के पहले रहता है। 3 साल के अंदर दोस्तों कई बार क्या होता है, कई पुस्तक के टाइटल चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? टाइटल चेंज हो जाते हैं और कईयों के संस्करण आ जाते हैं कुछ, यानी उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। तो यदि हम टाइम के साथ पुनः वर्गीकरण और सूचीकरण नहीं करेंगे तो मान लो एक कोई पुस्तक थी जो पहले एक अलग टाइटल से, यानी कि मान लो अपने जयपुर का इतिहास। ठीक है, जयपुर के इतिहास से नाम से मान लो कोई दोस्त एक पहले पुस्तक प्रकाशित होती थी। मान लो 3 साल के बाद उसका टाइटल बदल के क्या हो गया? राजपूताना का इतिहास हो गया। क्या होता है यार? राजपूताना का इतिहास हो गया। ठीक है, 3 साल के बाद इसने क्या हो गया? राजपूताना का इतिहास हो गया। जबकि इसने 3 साल पहले पुस्तक खरीदी थी जो जयपुर का इतिहास था, उसने अपने टाइटल के अंदर परिवर्तन नहीं किया। अब नया जो दोस्तों लेखक अपने जो नया पाठक आएगा वो क्या मांगेगा? जो अभी नए एडिशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मानेगा, वो बोलेगा मुझे राजपूताना का इतिहास की पुस्तक चाहिए। तो दोस्तों उसके अंदर यदि हम संशोधन नहीं करेंगे, उसका पुनः वर्गीकरण नहीं करेंगे, उसका पुनः सूचीकरण करेंगे तो दोस्तों यदि पाठक आएगा तो उसकी मांग को पूरी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो हमारा लॉ ऑफ ऑस्मोसिस यानी अपने परिसरण का सिद्धांत है वो हमें बोलता है कि समय के साथ आप क्या करो? पुनः वर्गीकरण और सूचीकरण करो पुस्तकालय का, ताकि क्या पाठक जो अपने समय के साथ में जो परिवर्तन करता है उससे उसकी मांग की पूर्ति हो सके। इसकी थोड़ा लैंग्वेज देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, अब लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों कि इसकी लैंग्वेज किस प्रकार से आ सकती है। तो परिसरण का सिद्धांत दोस्तों इस प्रकार से आ सकता है अपने कि कोई पुराना संग्रह पड़ा हो। क्या? कोई पुराना संग्रह पड़ा हो, कोई पुराना संग्रह पड़ा हो तो उसे पुनः क्या करना चाहिए? पुनः समय के साथ वर्गीकरण और सूचीकरण करना चाहिए। पुनः वर्गीकरण एवं सूचीकरण करना चाहिए। ये किस सूत्र के अनुसार है दोस्तों? परिसरण सूत्र या फिर लॉ ऑफ ऑस्मोसिस के अनुसार कहता है
कि यदि कोई पुराना संस्करण पढ़ा हो, अपने यानी पुराना संग्रह पढ़ा हो पुस्तकालय के अंदर, तो उसको समय के साथ हमें क्या करना चाहिए, पुनः वर्गीकरण और सूचीकरण। इस तरह दोस्तों हमने आज के सेशन के अंदर जो सूचीकरण से रिलेटेड जो सिद्धांत थे, जिनको SR रंगनाथन महोदय ने दिया था कि आप जब सूचीकरण करते हो तो हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो ये देख ली। और उसकी बेसिक जो अप्रोच थी उसको भी दोस्त हमने देख लिया। और पुस्तकालय विज्ञान के अंदर जो अभी भर्ती है उसके अंदर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके भी दोस्तों मैंने आपके दिमाग के अंदर आई थिंक अप्रोच वो डेवलप कर दी, ताकि आपका उस थ्योरी बेस, ये थ्योरी बेस दोस्तों टॉपिक है। लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन पूछे, लगता है स्टूडेंटों को कई बार इस बार गए सूचीकरण के अंदर, तो क्या पूछ सकता है, वो सीधा पूछेगा कि पुस्तकालय अपने सूचीकरण सिद्धांत कितने दिए, अपने कितने हैं, या फिर कौन कौन से हैं। दोस्तों ये तो याद रखने लायक ही, ये तो सब करेगा। आप आपका सिलेक्शन कब होता है, जब आप किसी चीज़ से 2 कदम आगे होते हो, तब आपका सिलेक्शन होता है। ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा कि आप एक जो रटाई रटाई किताब के अंदर दे रखा, वो तो दोस्तों कितने लाखों के अंदर विद्यार्थी पढ़ते हैं, और जबकि सिलेक्शन तो दोस्तों मात्र 200 300 400 का होता है। तो यानी लाखों के अंदर 400 के अंदर आने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग आप इस अप्रोच के अंदर, इस थिंकिंग के अंदर ही कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, और इतना समय जो आपने हमें दिया है उसी प्रकार आगे देते रहे, ताकि हमारा जो आगे का वीडियो है वो एक और जोश जुनून और जज्बे के साथ हम आपके बीच लेके आएँ, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो पुस्तकालय विज्ञान के जो निःशुल्क अपने ऑनलाइन जो क्लासें लग रही है, उसके माध्यम से दोस्तों आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों ये अपने चैनल को शेयर करना, ताकि वो भी एक अच्छी तरह से इसका एनालिसिस कर सके अपनी तैयारी का, और उसमें सुधार कर सके। साथ ही दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब जो ऑफिशियल चैनल कोचिंग वाला है उसको सब्सक्राइब नहीं है, तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।